गुरुकुल विद टाइम्स में आपका स्वागत है। कल हम लोग पूरा बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में बताए थे। आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो 12th क्लास के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला चैप्टर आसान है, कभी भी छोटा सा समय मिलेगा तो उसमें आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पहले कवर करते हैं और जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको अंत में कभी भी कवर कर लिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा लेसन का नाम यहाँ पर लिखा गया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी कि इसमें हम जितना चीज पढ़ेंगे, जितना थ्योरी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, टोटल के टोटल वैसे पादप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पुष्प पाया जाता हो। याद रखना है, जिस पादप में पुष्प पाया जाता है वैसे पादप को हम आवृत बीजी पादप कहते हैं, और जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता हो ऐसे पौधे को हम अनावृत बीजी पादप कहते हैं। तो यहाँ है आवृत बीजी पादप। इस चैप्टर को 3 नाम से हम लोग जानते हैं। पहला चैप्टर तो हमको हो गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा कहीं कहीं इसको आवृत्ति पादपों में जीवन चक्र कहा जाता है। यानी कि और इसको कहने का सबसे पहला रीजन होता है कि आवृत के मतलब होता है कि वैसे पौधे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग इसका पूरा जीवन चक्र पढ़ते हैं। जैसे किसी पौधा को हम लोग रोपते हैं तो उसमें अंकुरन होता है, पौधा फिर बड़ा होता है, उसमें पुष्पन की क्रिया होती है, पुष्पन की क्रिया होने के बाद उसमें परागन की क्रिया होता है। तो जब जिसमें पुष्प रहेगा वही सवन में ईश्वन घटना घट सकता है। तो इसलिए इस लेसन को आवृत आवृत बीजी पादप में जीवन चक्र भी बोलते हैं। का एक नाम और लिया जाता है, एक नाम और दिया गया है पादप भ्रौणिकी। देखिए भ्रौणिकी के अर्थ कुछ होता है, भ्रौणिकी के सिंपल मतलब होता है कि अगर हम भ्रूण से संबंधित या भ्रूण बनाने के लिए पौधा में जितना प्रोसेस पढ़ रहे हैं या जितना प्रोसेस कर रहे हैं उस सभी चीज को भ्रौणिकी कहते हैं। इसे भ्रूण बनने के लिए हमको परागन की जरूरत होता है। तो अगर हम परागन के बारे में पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए कि उसको भ्रौणिकी बोलते हैं। और इस चैप्टर में मेन उद्देश्य हमको यही रहता है कि निषेचन कराकर भ्रूण बनाना और भ्रूण से नए पौधे का डेवलपमेंट करवाना। तो इसीलिए इस चैप्टर को पादप भ्रौणिकी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग देखें कि इस चैप्टर को 3 नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं जैसे अभी तो फिलहाल हम लोग एक ही जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं दूसरे स्टेट में लिख देता है। तो फिर हो गया पहला चैप्टर, पहला नाम इसका हो गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा बोलते हैं आवृत बीजी पादपों का जीवन चक्र, और तीसरा बोलते हैं पादप भ्रूण। ये तीनों नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला टॉपिक। देखिए अलग है भ्रौणिकी, हम लोग किसको कहते हैं, पहले हम लोग भ्रौणिकी के बारे में जान लेते हैं। भ्रौणिकी किसको बोलते हैं? तो भ्रौणिकी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो भ्रूण का विकास करता हो। यानी कि भ्रूण के विकास में जितना प्रक्रिया भाग लेता हो उन सभी को क्या बोलते हैं? भ्रौणिकी बोलते हैं। अब भ्रूण के विकास के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? पुंकेसर चाहिए। क्या चाहिए? पुंकेसर चाहिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए? अंडप। अंडप किसको बोलते हैं? अंडप के मतलब हो गया जयांग, या इसी के इसके इकाई को स्त्री केसर बोलते हैं। तो अंडप स्त्री केसर, यानी कि यहाँ से परागकण निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर जाएगा, तब निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद इसमें निषेचन होने के बाद भ्रूण बनता है। अब भ्रूण को बनाना भ्रूणिकी कहलाता है। यानी कि इस पहला लेगा भाग पुंकेसर, अंडप ईश्वन का अध्ययन करना, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु का अध्ययन करना, नर युग्मोद्भिद मादा युग्मोद्भिद का अध्ययन करना या विकास करना क्या कहलाता है? भ्रूणिकी कहलाता है। भ्रूण कोष के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो भ्रूणिकी पढ़ रहे हैं, भ्रूण का विकास कर रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भ्रूणिकी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पर भ्रूणिकी शब्द समझ में आता है तो सिंपल दिमाग में एक लॉजिक लगाना है कि भ्रूणिकी का मतलब भ्रूण का विकास करना होता है। अब भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पी महेश्वरी। उन्होंने भ्रौणिकी के बारे में एक जबरदस्त बुक लिखा था जिसके कारण से उनको कहा जाता है भारतीय पादप भ्रौणिकी के जनक। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पादप भ्रौणिकी के जनक भारत में पादप भ्रौणिकी के जनक किसको कहा जाता है, तो नाम हो जाएगा पी महेश्वरी। कई प्रकार के एग्जाम में कई बार पूछ चुका क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग याद रखेंगे स्टार मार के।
अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला है, देखिए पुष्प के मेन काम क्या होता है। अगर आवृत बीजी पादप है तो पुष्प का एक काम होता, सबसे मुख्य काम होता है जनन करना, यानी कि लैंगिक प्रदर्शन करना है। पादप कौन सा काम, पुष्प कौन सा काम करता है, लैंगिक जनन वाला, यानी कि जनन के जितना प्रोसेस है उस सब किसमें होता है, पादप में होता है। पूछेगा कि आवृत बीजी पादप में पुष्प के क्या काम होता है, तो यह लैंगिक प्रदर्शन करता है, यानी कि जनन के काम करता है। और पुष्प को सिर्फ इसमें ही उपयोग किया जाता है, पुष्प को निषेचन के साथ साथ कई प्रकार के सामाजिक क्रियाओं में किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी को श्रद्धांजलि देना है, कोई आर्मी वाला अगर शहीद हो जाता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग ज्यादा का उपयोग करते हैं, पुष्प का उपयोग करते हैं। या घर में सजावट के लिए पुष्प का उपयोग किया जाता है, या हम लोग आस्था में पूजा पाठ में पुष्प का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमको पुष्प का काम बताएं, तो हम लोग इस टोटल बात बताएंगे कि पुष्प निषेचन के साथ साथ, यानी कि पुष्प जनन लैंगिक प्रदर्शन के साथ साथ आस्था में, सजावट में, श्रद्धांजलि देने में, इस संबंध में पुष्प का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुष्प के खेती करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्प के कृषि को क्या बोला जाता है, तो पुष्प के कृषि को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, पुष्प के कृषि को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ प्रश्न है, तो पुष्प के कृषि को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि आखिर हम लोग पुष्प कहते किसको, पुष्प पढ़ना है। तो पहले हम लोग पुष्प के टोटल डिफिनेशन देखेंगे और सही देखेंगे, ये नहीं कि जो अच्छा दिखता है उसको फूल करते हैं, जनन वाला काम करता है उसको फूल करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पुष्प का ओरिजिनल डिफिनेशन देखेंगे। तो पुष्प के याद रखना है, पुष्प बनने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई तना, तना में छोटा छोटा इसे गैप रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं इसको, छोटा छोटा का नाम दिया जाता है पर्व संधि, तो बोला जाता है पर्व संधि। अब पर्व संधि के बीच में इसको बोलते हैं पर्व, ये जो छोटा सा गैप है इसको बोला जाता है पर्व। जहां पर पर्व संधि पास पास होता है, जहां पर पर्व संधि पास पास होता है, वहां से ऐसे जहां जहां दूर रहेगा वहां से निकलता है पत्ती, जहां जहां दूर रहेगा वहां से क्या निकलेगा, पत्ती। लेकिन जहां पर्व संधि पास पास होता है वहां से भी पत्ती निकलता है, लेकिन पत्ती अपना रूप बदल के बन जाता है फूल। जैसे अगर इन दोनों के बीच में छोटा सा गैप रहे और यहाँ से अगर कोई पत्ती निकलना चाहेगा तो वह पत्ती नहीं निकल के वह अपना रूप बदल लेता है, और पत्ती के जगह पर बाह्य दल पुंज, जयांग और पुमंग सब बन के एगो अच्छा सा पुष्प का निर्माण करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पुष्प बोलते हैं, तो पर्व संधि जब आपस में नजदीक होता है तो वहां से जो पत्ती निकलता है अपना रूप बदल लेता है, तो हम लोग पुष्प कहते हैं। देखा जाए पुष्प किसे कहते हैं, तो पर्व संधि से निकलने वाली पत्तियां, पर्व संधि से निकलने वाले पत्तियां पुष्पीय भाग जैसे बाह्य दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर में बदल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। और इसको शॉर्टकट में पुष्प को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि तना और पत्ती के रूपांतरण को पुष्प कहते हैं। तो पुष्प के डिफिनेशन हम लोग देख दिए, पुष्प कहाँ से निकलता है हम लोग ये भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक प्रारूपिक पुष्प का वर्णन करें, या आपसे पूछेगा कि एक पुष्प का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन 12th क्लास में भी कभी कभी आ जाता है, तो हम लोग इसको भी बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए एक प्रारूपिक पुष्प का वर्णन करें, तो एक प्रारूपिक पुष्प में टोटल 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र पाए जाते हैं, एक प्रारूपिक पुष्प में टोटल 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला चक्र को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, जो सबसे बाहर होता है। बाह्य दलपुंज के जो अंदर होता है उसको बोलते हैं दलपुंज। देखिए बाह्य दलपुंज के मेन काम होता है, पुष्प जब शिशु अवस्था में रहता है, जैसे कोई भी बच्चा मान लीजिए कि छोटा है, तो उसको प्रोटेक्शन सुरक्षा की जरूरत ज्यादा रहता है। उसी प्रकार से जब पुष्प छोटा होता है तो पुष्प को भी सुरक्षा की जरूरत ज्यादा होता है। तो पुष्प में बाह्य दल पुंज और दल पुंज ये दोनों जो भाग होता है वो काम करता है, तो पुष्प को सुरक्षा देता है। और जो बच गया उमंग और जयांग,
मुख्य भाग होता है, इसका काम होता है जनन के काम करना। तो अगर पूछता है कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जिनमें सहायक चक्र कौन कौन होते हैं, तो पुष्प में सहायक चक्र बाह्य दल पुंज और दल पुंज होते हैं। लेकिन अगर आपसे आवश्यक चक्र पूछता है तो आवश्यक चक्र हो जाएगा पुमंग और जयांग हो जाता है। लेकिन सब के हम छोटा छोटा काम भी पढ़ेंगे, कहीं कहीं एग्जाम में आता है। तो इसका जो काम होता है, बाह्य दल पुंज का जो काम होता है, ये पुष्प को कहा देता है सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ पुष्प सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्प के सबसे बाहरी चक्र होता है। इसमें लिखेंगे, इसके बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह पुष्प के सबसे बाहरी चक्र होता है और यह पुष्प को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इतना लिख के हम इसको छोड़ देंगे। अब आता है हमको दल पुंज। दल पुंज क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज के बाहर वाला भाग यानी कि बाद वाला भाग क्या कहलाता है? दल पुंज कहलाता है। और जो दल पुंज होता है, इसका भी सेम काम होता है, जनन भाग यानी कि मुख्य भाग को सुरक्षा देना। लेकिन इसके अलावा भी इसका एक काम होता है, यह पुष्प के रंगीन भाग होता है। पुष्प भाग होता है, रंगीन भाग होता है। यह रंगीन भाग होने के कारण यह कीट को आकर्षित करना है। अगर हमको किसी भी पुष्प में निषेचन करवाना है तो वहां कीट को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बाहरी कारक कोई नहीं रहेगा तो किसी भी पौधा में निषेचन नहीं हो सकता है। अब बाहरी कारक में सबसे फेमस चीज कौन सी है? कीट। और कीट के सबसे खराब आदत होता है कि कीट हमेशा सुंदर चीज पर बैठता है। तो याद रखना है, जो पुष्प होता है, पौधा होता है, पौधा में जो पुष्प होता है वो आकर्षक दिखने के लिए उसका दलपुंज रंगीन होता है, ताकि कीट उसको देख के क्या हो जाए? आकर्षित हो जाए और पुष्प क्रिया हो जाए। तो दलपुंज रंगीन होता है क्योंकि यह किसको आकर्षित करता है? कीट को आकर्षित करने का काम करता है। याद रखना, कीट को आकर्षित करने का काम करता है, जिसके कारण दलपुंज क्या होता है? रंगीन होता है। ठीक है। जैसे शादी ब्याह में लड़की लोग होती है तो मार के आटा सत्तू मैदा मार के एकदम भवक रही है कि सबको आकर्षित हम ही कर लें, दूल्हा दुल्हन की कोई कामे नहीं है। उसी प्रकार से दलपुंज भी कहता है कि ना, पौधा में ईश्वर हम नहीं जानते, हमको सुंदर दिखना, और हमको सुंदर दिखने के लिए हम मार के आटा सत्तू मार ले रहेंगे। तो कोनो कोनो में तुमको लाल दिखता है, कोनो कोनो में पीला दिखता है, कोनो कोनो में बैगनी दिखता है, यानी कि पूरा कीट को अपने और आकर्षित करने के लिए यह बेचारा सुंदर बन जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग मुख्य अंग की ओर बढ़ते हैं। तो मुख्य अंग हो गया पुमंग। ठीक है। पुमंग के बारे में हम छोटा छोटा बात देखेंगे। देखो, पुमंग पुष्प के कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। पुमंग पुष्प के कौन सा भाग होता है? तो नर भाग होता है। पुमंग पुष्प के कौन सा भाग होता है? याद रखना है, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। ऐसे याद रखना है, प से पुरुष और प से पुमंग, तब पुरुष नर, तो ये भी कुछ हो जाएगा, नर भाग हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ पुष्प के नर भाग को क्या बोलते हैं? तो पुमंग बोलते हैं। इसके एक इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? केसर बोलते हैं। एक इकाई को पुंकेसर बोलते हैं। और जयांग पुष्प के कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। और इसके एक इकाई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसके एक इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है और इसके एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। और इसमें भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग, जो कि हम एक अच्छा सा डायग्राम के द्वारा देखेंगे। चलिए हम लोग इधर डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में जो ये दिख रहा है, ये हम लोग का क्या है? फूल है। इसमें जो नीचे छोटा सा भाग दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोला जाता है? पुष्पासन। इसको नाम देते हैं पुष्पासन। ये जो छोटा सा दिखता है इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत बोलते हैं, जिसको हम लोग पकड़ते हैं, किसी को फूल देने के लिए पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं पुष्प वृंत। ये जो ऊपर दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। आई वाला पुष्पासन नहीं समझ जाना है, पुष्पा वाला। पुष्पासन के मतलब होता है, आसन मतलब होता है बैठने वाला, और जहां पुष्प के सभी भाग आके बैठता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? पुष्पासन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया पुष्प वृंत, ये हो गया पुष्पासन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसी को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। यही जब पुष्प छोटा रहता है तो पुष्प को चारों तरफ से पकड़ के पुष्प को क्या देता है? सुरक्षा देता है, ताकि पुष्प के मुख्य भाग को कोई डैमेज नहीं कर दे। ये जो कलरफुल हमको दिख रहा है इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है
बाह्य दिलपुंज बोला जाता है। इसका काम होता है कीट को आकर्षित करता है ताकि इसमें परागण की क्रिया संभव हो जाए, और कीट के आकर्षित के साथ साथ ये जो जनन भाग होता है उसको सुरक्षा भी देता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं पीला कलर का छोटा छोटा भाग, इसको बोलते हैं पुमंग, टोटल को बोलते हैं पुमंग। जैसे घर में मान लिया जाए, घर में कोई एक दो गो भाई है, दो गो बहन है, मेरे को मम्मी पापा है, तो पूरा चीज को हम फैमिली कहते हैं, लेकिन सबके अलग अलग पर्सनल पर्सनल नाम होता है। उसी प्रकार से ये जो छऊ हमको दिख रहा है, ये छऊ को एक साथ पुमंग बोलेंगे, लेकिन अगर एगो के जिक्र करेंगे तो एगो के जिक्र करने के लिए इसी को बोल देते हैं पुंकेसर। याद रखना, इसीलिए बोलते हैं कि पूछेगा कि पुमंग के यूनिट यानी कि पुमंग के इकाई किसको बोलते हैं, तो पुमंग के इकाई पुंकेसर को, देख पुमंग के इकाई पुंकेसर को बोलते हैं, पुंकेसर को बोला जाता है। अब ये जो बीच में हमको दिख रहा है इसको बोलते हैं मादा। देखिए एक चीज छूट गया, पुंकेसर को भी तीन भाग में बांटे हैं। जो सबसे ऊपर दिखता है इसको बोलते हैं पराग कोष, सबसे ऊपर दिखने वाला को बोलते हैं पराग कोष, और जो यहाँ पर जुड़ता है इसको बोलते हैं योजी, और नीचे वाला को बोलते हैं तंतु। ये हो गया मादा भाग जयांग, मादा भाग जयांग, इसके एक इकाई को बोलते हैं स्त्री केसर, और इसको भी तीन भाग में बांटा गया है। ऊपर वाला को बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोला जाता है। नहीं लिखा रहा है, बता देते हैं। इसके ऊपर वाला को बोला जाता है वर्तिकाग्र, और बीच वाला को बोला जाता है वर्तिका, और जो नीचे गोल हमको दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडाशय। नीचे जो छोटा सा गोल दिखता है इसको क्या बोला जाता है, अंडाशय बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को फूल के बारे में। अब एगो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंत में, जिसको हम बढ़िया से देख लेंगे। अगर इसको देख लेते हैं तो इस लेसन का आधा दुख दर्द समाप्त हो जाए। चलिए देख लेते हैं उसको भी। देखिए ये है कुछ टर्म, अगर आप इस टर्म को सीख लेते हैं तो समझिए कि आधा आपका लेसन खत्म यहीं पे हो जाता है। पहले इसको मिटा देंगे, ये गलती से एस आगे लिखा नहीं कुछ। देखिए पुंकेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर को बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण। देखिए जहां जहां पर्ण लगा रहेगा, जहां जहां क्या लगा रहे, पर्ण लगे लगा रहे, तो हमको समझ जाना है कि पर्ण के अर्थ पुष्प के कोई पूरा अंग होगा। जैसे या तो जयांग हो जाएगा या तो पुमंग हो जाएगा। जयांग या पुमंग पुष्प के पूरा भाग होता है। तो अगर कहीं पर ये आपको पर्ण दिखे, अगर बोल दे कि गुरु बीजाणु पर्ण, याद रखना है लघु बोलेगा तो लघु के मतलब समझना है नर भाग, लघु के मतलब क्या समझना है, नर भाग। और गुरु के मतलब क्या समझना है, मादा भाग। अगर कहीं पे गुरु, जिसे कहा भी जाता है कि कोई भी इंसान के सबसे पहला गुरु उसकी मम्मी होती है, तो याद रखना है गुरु शब्द कहाँ जहां आता है तो मम्मी से हमको मादा याद रखना है। तो कहीं पर इधर देख लिया जाए कि कोची लिखल है पुंकेसर, पुंकेसर नर भाग है, तो नर भाग में लघु लगेगा, नर भाग में लघु बीजाणु लगेगा। और मादा वाला भाग में देखिए मादा वाला भाग है तो यहाँ हमेशा कुछ लगेगा, गुरु बीजाणु लगता है। तो जहां जहां नर लगता है उसको समझ जाना है लघु बीजाणु, और जहां जहां गुरु लगता है उसको चल जाना है, जहां जहां मादा होगा उसको बोलना है गुरु बीजाणु। क्या कि हम लोग के सबसे पहला गुरु कौन रहती है, हमने के मम्मी रहती है। ये सिर्फ समझने के लिए तो हम लोग लगाते हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता, हम लोग सिर्फ समझने के लिए। तो पहला देखेंगे कि नर भाग है, तो नर भाग के लिए हम लोग क्या लगा दिए, गुरु बीजाणु, क्या लगा दिए, गुरु बीजाणु। आई पूरा पूरा है तो पीछे लगा दिए पर्ण। तो पुंकेसर को बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण, क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। फिर आता है पराग कोष, पराग कोष को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग धानी भी कह सकते हैं। पराग कोष को क्या बोलते हैं, पराग धानी भी कहते हैं। इसको एक और नाम होता है, अब बताइए परागकण, नर भाग, परागकोष नर है कि मादा है, तो ये नर भाग है, तो नर भाग के लिए लघु बीजाणु। और जहां नर युग्मक रहता उसको लगाते हैं धान, क्या लगाते हैं, धान। तो तब परागकोष में परागकण रहता है, अब परागकण अपरिपक्व नर युग्मक है तो हम लोग बोल देते हैं धानी। तो परागकोष को बोलेंगे लघु बीजाणु धानी, परागकण को सिंपल बोल देते हैं, परागकण को लघु बीजाणु, क्या बोलते हैं, परागकण को बोलेंगे लघु बीजाणु। अब याद रखना है परागकण जो होता है वो अपरिपक्व नर युग्मक है। अपरिपक्व किसको बोलेंगे कि जब परागकण अकुरण कर जाए, जब परागकण में क्या हो जाए, अकुरण हो जाए, तो उसको बोलेंगे नर युग्मक, इसको बोलते हैं नर युग्मोद्भिद, क्या बोलते हैं,
परागकण को बोलते हैं अकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद बोलते हैं। अंडक के मतलब होता है जयांग, और जयांग हम बताएं कि जहां मादा भाग आ गया उसको बोलते हैं गुरु बीजाणु, और जयांग पुष्प के एक पूरा भाग होता है, तो इसके पीछे लगा दिए हैं पर्ण। अब आता है बीजांड। तो हम आपको बताए थे कि जहां युग्मक बनता हो ओकर आवरण के पीछे धानी लगाते हैं, तो बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक बनता है, तो बीजांड है मादा भाग, तो इसको बोल दिए गुरु बीजाणु, और इसमें मादा युग्मक बनता है तो पीछे लगा दिए। अब याद रखना, भ्रूण कोश जो होता है, भ्रूण कोश को बोलते हैं मादा युग्मोद्भिद, भ्रूण कोश को क्या बोलते हैं, मादा युग्मोद्भिद बोला जाता है, और अंड कोशिका को बोला जाता है नर युग्मक। अंड कोशिका को क्या बोला जाता है, नर युग्मक। ये जितना चीज है इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो आएगा, लेकिन कभी कभी बालक के साथ क्या होता है कि बालक कोचिंग में जाके, स्कूल में जाके परागकण के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ा है, गर्दा उड़ा दिया है, लेकिन वही एग्जाम में बोल लेगा कि लघु बीजाणु का सचित्र वर्णन करे, लेकिन घोलट गया, कि परागकण पढ़ के चला, एक टर्मोलॉजी मालूम ही नहीं है कि परागकण के टर्मोलॉजी क्या होता है, तो बेचारा परागकण पढ़ते रह गया, उन्हें लघु बीजाणु पूछ के उसका लेटा दिया, बेहोश हो जाएगा परीक्षा हॉल में। तो इसीलिए ये दोनों तरफ के नाम हम लोग याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार से कहीं पर ही कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग टर्म आपको कमेंट में क्या करना है कि इधर वाला नाम और इधर वाला नाम बिना देखे लिख देना है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जितने बिहार बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, जितना हिंदी मीडियम वाला जितना विद्यार्थी है उसके साथ एकदम जबरदस्त तरीका से शेयर कर दिया जाए। इससे बढ़िया चैनल आपके यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ जितने टीचर हैं सब वेल परफेक्ट हैं, सब अच्छे नॉलेज वाले हैं। ठीक है, थोड़ा डिजिटल बोर्ड रहने के कारण लिखने उखने में दिक्कत होता है, तो राइटिंग देख के या इसमें देख के ये नहीं समझे कि टीचर को कुछ आता नहीं है, थोड़ा सा नया नया टेक्नोलॉजी है तो सीखने में भी उसको समय लगता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगला दिन, तब तक जय हिंद जय भारत।